तो हम बात कर रहे हैं एक वेरी टैलेंटेड गर्ल रिमझिम की, जिसकी बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है म्यूज़िक लर्निंग को लेकर। सो अपनी इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो ढूंढने निकल जाती है एक म्यूज़िक ट्यूशन को, और वो पहुंच भी जाती है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है कविता मैडम से, जो कि एक म्यूज़िक ट्यूटर रहती है। तो रिमझिम ने मैडम से कहा, मैडम मैडम मुझे आपके ट्यूशन में एडमिशन चाहिए। इस पर मैडम ने कहा कि बेटा रिमझिम, मेरी सारी बैचेस 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ फुल हो चुकी है। सो अगर तुम्हें एडमिशन लेना ही है तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो इस पर रिमझिम ने कहा कि मैडम, मैं तो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और मुझे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के अंडर मुझे रिजर्वेशन के राइट्स मिली हुई हैं। तो इस पर मैडम ने कहा, ओके तुम्हें फंडामेंटल राइट्स मिली हुई हैं, पर आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो इस पर रिमझिम ने कहा कि मैडम मैडम आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट। ओके, इस पर मैडम ने कहा कि यस, एज यू विश। इस पर रिमझिम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर जाती है और वहाँ जाकर जज से अपनी कंप्लेंट करती है। इस पर जज ने कहा कि आपकी कविता मैडम ने बिल्कुल सही कहा, आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्राइवेट एंटिटी को नहीं है। इस पर रिमझिम ने कहा कि क्यों नहीं है? तो जज ने कहा क्योंकि वो एक स्टेट नहीं है। इस पर रिमझिम कहती है, पर यूनिवर्सिटी में तो मुझे रिजर्वेशन मिली हुई है। इस पर जजेस ने कहा कि यस, आपकी यूनिवर्सिटी एक स्टेट है। तो फिर रिमझिम कंफ्यूज होकर कहती है कि जज साहब, मुझे तो आपने ये क्या नॉन स्टेट और नॉन स्टेट कहा, मुझे समझ में नहीं आया। इस पर जज कहते हैं कि बेटा रिमझिम, टेक अ यू टर्न एंड गो होम एंड लर्न अबाउट आर्टिकल 12। और रिमझिम अपने घर को जाती है। तो जब तक रिमझिम अपने घर को जाती है, लेट मी फर्स्ट वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल, एंड दिस वीडियो इज़ एन एडिशन to the playlist of fundamental rights, and today we are going to learn about article 12. But before we directly jump into it, I have समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू। और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें जितनी भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच, वो सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स के ऊपर या तो एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है या फिर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। अब आप बोलोगे उधर रिमझिम को स्टेट नहीं समझ में आया और मुझे ये नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्लिगेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं बताती हूँ। तो सपोज़ करो आपके फादर आपको कहते हैं कि बेटा आपको 6 आवर्स अ डे पढ़ना ही पढ़ना है और आपको चाय नहीं पीनी है। तो जो आपके फादर ने आपको करने को कहा वो आपकी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन हुई, यानी पढ़ना। एंड जो आपके फादर ने आपको नहीं करने को कहा वो आपकी नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, यानी चाय नहीं पीना। इसी तरह से स्टेट की भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 14 सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगेन लिसन, state shall not deny. It is a negative obligation. Then what is positive obligation? Let's move on to another example. Article 21 subclause A says that state shall compulsorily provide free education to the children within the age of 6 to 14. तो स्टेट शैल प्रोवाइड, इट इज़ अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। तो आई होप आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑब्लिगेशन तो समझ में आ गई होगी। उधर रिमझिम ने भी अपने स्टेट की डेफिनेशन को यानी आर्टिकल 12 को पढ़ लिया है। अब उसने क्या पढ़ा, तो आर्टिकल 12 में ना स्टेट की डेफिनेशन दी गई हैं, और स्टेट की जो भी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई हैं वो केवल और केवल एप्लीकेबल है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे DPSPs के लिए ही स्टेट की ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है, जो कि 12 आर्टिकल में दी हुई हैं। तो आर्टिकल 12 क्या कहती है कि unless otherwise the context requires the state shall include। अब स्टेट क्या क्या इंक्लूड करेगा, कुछ 4 पॉइंट्स दी गई हैं, यानी 4 टाइप्स दी गई हैं स्टेट्स की।
तो पहला टाइप है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव होती है, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो दूसरा है गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स की, और जिन जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो सभी के सभी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। थर्ड है लोकल बॉडीज़ एंड फोर्थ है अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। अब ऊपर की दो स्टेट्स तो हमें समझ में आ गई। अब जहाँ एम्बिग्विटी है वो है पॉइंट नंबर 3, यानी लोकल बॉडीज़ एंड पॉइंट नंबर 4 अदर अथॉरिटीज़। तो इसमें से जो पॉइंट नंबर 3 है लोकल बॉडीज़ की डेफिनेशन को तो डिफाइन कर देता है हमारा सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। ये बताता है कि हमारे पास जो भी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये जो भी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है वो सभी के सभी लोकल बॉडीज़ हैं। अब बारी है पॉइंट नंबर 4 की। इसमें अदर अथॉरिटीज़ की बात कही गई है, और इस अदर अथॉरिटीज़ को लेकर के जुडिशियरी में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन और बहुत सारे जजमेंट्स हुए हैं कि क्या कोई बॉडी, कौन सी बॉडी स्टेट कहलाएगी और कौन सी नहीं। तो इसमें जो पहला केस आता है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस में। इस केस में ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास अ स्टेट और नॉट। तो जुडिशियरी इस पर कहती है कि जुडिशियरी एक ना प्रिंसिपल फॉलो करती है। वो प्रिंसिपल है एजिस्ड इन जनरिस। एजिस्ड इन जनरिस का प्रिंसिपल मतलब, एजिस्ड इन जनरिस मतलब होता है कि ऑफ द सेम काइंड या ऑफ द सेम टाइप। फॉर एग्जांपल, आप कभी न कभी तो एग्ज़ाम देने गए होंगे और रीजनिंग का पेपर तो दिया ही होगा। उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड डॉट। अब उस डॉट में आप क्या फिल करोगे? ऑब्वियसली एक इवन नंबर, क्योंकि पहले की सारी दी गई नंबर्स इवन ही हैं, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि अगला जो नंबर है वो भी इवन नंबर है। तो आपने ये कैसे तय किया कि डॉट में क्या होगा? पहले वाली नंबर्स को देखकर सेम टाइप के नंबर्स फिल करोगे। एजिस्ड इन जनरिस का भी मतलब होता है कि ऑफ द सेम टाइप और ऑफ सेम काइंड। तो जजेस ने यह कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एजिस्ड इन जनरिस नहीं फॉलो करता है गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर के साथ। अब ये क्या, इनका क्या एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब था? उनका कहना था कि ऊपर की जितनी भी स्टेट की 3 डेफिनेशंस यूपर में दी गई हुई हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में, वो सारी की सारी जो है बात करता है एक सॉवरेन बॉडी की। बट यहाँ तो इस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। दैट इज़ वाई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक स्टेट नहीं है। सो इस केस को चैलेंज किया गया उज्जमवाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। इस केसेस में जजेस ने ये कहा कि अगर हम किसी बॉडी को केवल इस पैमाने पर हम डिसाइड करें कि वो सॉवरेन है या नहीं है, इस बात पर हम डिसाइड कर लें कि वेदर इट इज़ अ स्टेट और नॉट, तो ये स्टेट की काफ़ी नैरो डेफिनेशन होगी। फिर आगे चलकर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस में जजेस ने कुछ ऐसी बात कही कि उन्होंने कहा कि जितने भी स्टैट्यूट्स द्वारा बॉडीज़ बनाई जाती हैं, यानी जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, उनके पास बहुत सारे डिस्क्रिशंस एंड बहुत सारे पावर्स होते हैं कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है, वायोलेट कर सकती है। तो दैट इज़ वाई उनका स्टेट होना मैंडेटरी है। तो उस केस के बाद से जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गई वो सारी की सारी स्टेट हो गई, और इसी तरह से क्रम दर क्रम बहुत सारे केसेस आते गए और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन भी होते रहे कि कौन सी बॉडी स्टेट है और कौन सी नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, और कह सकते हैं कि अब तक का लास्ट वन केस है, वो है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये 1981 की केस है।
तो इस केसेस में कुछ एमिनेंट जूरिस्ट थे, जैसे कि वाई.वी. चंद्रचूड़, पी.एम. भगवती, आपने नाम सुना भी होगा अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं। तो इस केस में जजेस ने ये कहा कि जजेस ने कुछ 6 टेस्ट पॉइंट्स ले डाउन किए और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बॉडी इन 6 में से किसी एक पॉइंट पर भी खरी उतरती है तो वो एक स्टेट होगी, अदरवाइज वो स्टेट नहीं होगी। तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए थे? उनकी पहली पॉइंट ये थी कि अगर कोई भी कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, वेदर इट इज़ 50% और 75% और 30% डिपेंडिंग ऑन, वो स्टेट होगी। ओके, तो और दूसरी उन्होंने बात कही कि अगर किसी भी कॉरपोरेशन की ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को अगर गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है तो वो भी एक स्टेट होगी। और उन्होंने तीसरी टेस्ट पॉइंट क्या था? तीसरा था कि अगर कोई भी कॉरपोरेशन स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली स्टेटस को एंजॉय करती है तो वो भी एक स्टेट होगी। याद रखना है, स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली स्टेटस होना चाहिए, सिर्फ मोनोपोली स्टेटस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब न्यूक्लियर पावर के जितने भी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो केवल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही कर सकती है। कोई भी प्राइवेट एंटिटी उठकर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकती है या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये होता है मोनोपोली स्टेटस। अगला उन्होंने कहा कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट की डीप एंड परवेसिव कंट्रोल होगा, यानी बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के होंगे या कंट्रोल होंगे गवर्नमेंट के, तो वो भी एक स्टेट होगी। जैसे हम कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक से, इन सब में क्या होता है कि स्टेट की रूल्स एंड रेगुलेशन चलती है, स्टेट का कंट्रोल होता है, तो दैट इज़ वाई ये सारी बॉडीज़ जो हैं स्टेट के अंदर होंगी। अगला उन्होंने कहा कि जितने भी कॉरपोरेशंस हैं वो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन करते हैं जो पब्लिक इन नेचर होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, तो वो भी एक स्टेट होगा। या फिर कह सकते हैं कि वैसे काम जो गवर्नमेंट करती है वैसा काम अगर कोई कॉरपोरेशन करती है तो वो भी स्टेट होगी। जैसे कि डिस्कॉम कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो गवर्नमेंट का भी फंक्शन है, तो दैट इज़ वाई अगर कोई कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो स्टेट होगी। उसी तरह से अगर कोई कॉरपोरेशन सैनिटेशन प्रोवाइड करती है तब वो भी एक स्टेट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो सैनिटेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट 6th नंबर टेस्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट चेंज होकर एक कॉरपोरेशन में ट्रांसफर्ड कर दी जाती हैं तो वो भी एक स्टेट होगी। ये 6 की 6 पॉइंट्स दी गई थी अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस में, जिसने ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट क्रिएट किया कि वेदर अ पर्टिकुलर कॉरपोरेशन इज स्टेट और नॉट। तो जुडिशरी ने तो ये 6 पॉइंट ले डाउन कर दिए कि कौन सी स्टेट है और कौन सी नहीं। अब सवाल ये है कि अब ये कौन बताएगा कि जुडिशरी इटसेल्फ इज ए स्टेट और नॉट। इसको भी जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया और इस पर उन्होंने कहा कि अगर जुडिशरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को प्ले कर रही होती है तब वो एक स्टेट होगी, और जब जुडिशरी जजमेंट प्रोवाइड कर रही होगी यानी जुडिशरी का काम कर रही होगी तो वो स्टेट नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जैसे कि उन जुडिशरी अपने स्टाफ्स को एम्प्लॉय करती है या अपने टाइम टेबल को डिसाइड करती है या जजेस का ट्रांसफ़र करती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आते हैं। तो तब जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डिलीवर कर रही होती है तो जुडिशरी एक स्टेट होगी, और जब जुडिशरी जजमेंट देने का काम कर रही होगी तब जुडिशरी स्टेट नहीं होगी। अब एक रिसेंट केस और है, अभी 2014-15 के अराउंड ये क्वेश्चन आया था कि BCCI एक स्टेट है या नहीं है। तो इस पर
सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि बीसीसीआई को अगर हम देखें तो वो 6 की 6 जो टेस्ट पॉइंट है उनमें से किसी में भी खरी नहीं उतरती है। ना तो उसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, ना ही उसको गवर्नमेंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है, और ना ही उसका वो पहले कोई गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट थी कि जो चेंज होकर ये बीसीसीआई ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, ऐसा तो नहीं है। ना ही उसमें गवर्नमेंट का कोई डीप कंट्रोल है, ऑल्दो ए लिटिल बिट कंट्रोल तो है ही, पर डीप कंट्रोल नहीं है। अब है कि बीसीसीआई एक मोनोपोली तो है ही क्रिकेट की, पर फिर भी स्टेट नहीं है, क्योंकि वो स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली नहीं है। ठीक है, मोनोपोली तो है ही, पर स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली नहीं है। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि हमने बीसीसीआई को मोनोपोली दे रखी है, वो ही क्रिकेट को अरेंज करे एंड खेलने को क्रिकेटर्स को ले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट इज़ वाई स्टेट बीसीसीआई जो है स्टेट नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ऑल्दो लॉ कमीशन ने ये कहा है कि बीसीसीआई ऑल्दो 6 टेस्ट पॉइंट पर खरी नहीं उतरती, पर फिर भी बीसीसीआई जब भी अपने प्लेयर्स को बाहर ले जाती है खेलने के लिए, तब ये हमारे इंडिया के नेम को ले जाती है, हमारी इंडिया के आइडिया को ले जाती है, और इस नेम और आइडिया के साथ हज़ारों एंड लाखों करोड़ों लोगों के फीलिंग्स एंड इमोशंस जुड़े हैं, हमारे सिटीजन्स के इमोशन हैं इसके साथ, तो इसे तो स्टेट होना ही चाहिए। तो ये थी लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन कि बीसीसीआई शुड बी अ स्टेट। ओके, तो आई थिंक आपको स्टेट की डेफिनेशन तो समझ में आई होंगी। आर्टिकल 12 के अंदर जो भी स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई हैं आपको समझ में आई होगी। एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।